जोधपुर गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। दीनानाथ मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल रहा था, लेकिन फिर भी दीनानाथ को अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। हालांकि अभी दीनानाथ की बेटी महज 6 साल की थी, लेकिन एक बाप का अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करना तो बनता ही था। भगवान, मैं जो भी कमा कर लाता हूँ वो सब तो घर के राशन और घर की जरूरतों के सामान में लग जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे बचाऊं भी, ताकि रिया के आगे उसके भविष्य में उसे किसी चीज की दिक्कत ना हो। जिस तरह हम रह रहे हैं, मैं उस तरह अपने बच्ची की जिंदगी नहीं देख सकता हूँ। मैं समझ सकती हूँ जी, आपकी ये चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन आपसे जो भी बन पा रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो जल्दी से खाना खा लूं, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। इतना कहने के बाद ही दीनानाथ खाना खाने लगता है और कुछ देर बाद खाना खाकर अपने काम को निकल जाता है। इधर भावना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। आज जैसे भी घर का काम निपटाकर घर के पीछे के जंगल को साफ कर दूंगी। कल से कलावती काकी कह रही हैं कि उन्होंने उस झाड़ी में सांप को घूमते हुए देखा है। इतना कहने के बाद ही भावना घर के कामों में लग जाती है और कुछ देर बाद घर का काम निपटाकर अपने घर के पीछे उगाए जंगल को साफ करने जैसे ही जाती है तो वहाँ उसे कलावती दिखती है। अरे भावना बहू, अच्छा हुआ जो मुझे तू दिख गई। मैं तो तुझे यही कहने आ रही थी कि इस जंगल को साफ कर दे। सुबह भी केशव ने इसमें सांप घुसता हुआ देखा था। अरे काकी, मैं तो आपके ही कहने पर घर का जल्दी जल्दी काम निपटा कर आई हूँ ताकि ये जंगल साफ कर दूं। मुझे भी घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो मैं ये सब करूँ। तो ही कह रही है बहू, घर का काम ही इतना हो जाता है। चलो बहू, मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। अब इस बूढ़े शरीर में ताकत ही कहाँ बची है। हाँ काकी, बुढ़ापे का शरीर तो होता ही ऐसा है। बुढ़ापा आते ही 75 तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, वो भी अच्छे खासे शरीर को। कलावती तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भावना अपने घर के पीछे उगाए जंगल को साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसे बहुत सारे कद्दू के बेल दिखते हैं जिसमें काफी सारे कद्दू लटक रहे थे, जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता था। अरे वाह, कितने बड़े बड़े कद्दू हैं इस जंगल में, और ये बेल खुद ब खुद यहाँ आ गई है। हो सकता है किसी ने इस सड़े कद्दू को फेंका हो और उसके बीज यहाँ पनप गए हो। जो भी हो, कद्दू के बेल तो कई सारे हैं और उनसे कद्दू भी काफी सारे निकल आए हैं। चलो, इसी बहाने इसकी सब्जियाँ खाने को तो मिल जाएगी। भावना अब अपने घर के पीछे के जंगल को साफ तो कर देती है, लेकिन जाने अनजाने में उगाए कद्दू के बेलों को अच्छे से पानी देती है। और देर शाम दीनानाथ काम से लौट कर आता है तो भावना अपने पति को खाना देती हुई कहती है, अजी आपको पता है ये कद्दू की सब्जी अपने खेतों की है। अरे भावना, क्यों अपने और मेरे गरीबी का मजाक बना रही हो? अपने पास रहने के लिए ये टूटा फूटा घर ही काफी नहीं है, और तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे पिताजी ने दहेज में मुझे 20 एकड़ की जमीन दी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे पिताजी इतने अमीर होते कि वो लड़के को दहेज में 20 एकड़ की जमीन देते तो वो मेरी शादी किसी राजकुमार से करते, आप जैसे फकीर चंद से नहीं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात से ज्यादा नहीं। तो सपने में खाने से ज्यादा एक बार तुम अपने मजदूर पति की तरफ भी देख लो, फिर तुम राजकुमार का नाम भी नहीं लोगी। कभी कभी आप भी अकलमंदी वाली बातें कर देती हो। खैर ये सब छोड़िए, ये कद्दू अपने घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है पाँव पसारने वाली, अरे उसी में से आए हैं। वहाँ पर कद्दू की बेल लगी है। हाँ ठीक है, एक आध कद्दू निकल आए तो उसकी सब्जी बना लिया करना। एक आध कद्दू? अरे कद्दू तो इतने लदे हुए हैं कि 2-4 बेलों पर ही बहुत सारे कद्दू हैं, जैसे हमने अपने हाथों से कद्दूओं की खेती की हो। और उन बेलों में कम से कम 25 से 30 कद्दू लगे होंगे जो मुझे जंगल हटाने पर दिखे। अरे बाप रे, क्या बात है! फिर तो लगता है कि इसे हम बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इसमें अगर हम थोड़ा खाद पानी डालते हैं तो और भी ज्यादा कद्दू आ सकते हैं।
दीनानाथ को जब पता चलता है कि उसके घर के पीछे थोड़ी सी जमीन में 2-4 कद्दू की बेल लगी हुई है और उसमें कद्दू भर भर कर आए हैं, तो दीनानाथ उसमें खुद पानी डालता है, खाद देता है, जिससे कद्दू और भी अच्छे हो पाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। दीनानाथ उसमें से कई सारे कद्दू बेच भी चुका था और कई कद्दू की भावना सब्जी भी बना चुकी थी। लेकिन अब भीषण गर्मी के कारण कद्दू सड़ने शुरू हो गए थे। देखिए जी, कद्दू से तो हमने जो थोड़ी बहुत पैसे कमा ही लिए हैं, उसे हमने इधर उधर खर्चा ना करके रिया के नाम पर जमा कर दिया है। लेकिन बाकी के जो कद्दू बचे हैं, वो तो सड़ने की नौबत पर आ चुके हैं, क्योंकि ये गर्मी ही इतनी पड़ रही है और जमीन की गर्माहट उन्हें अब और ज्यादा समय तक टिकने नहीं देगी। तुम ठीक कह रही हो, 1-2 दिन और रुक जाते हैं। जब हमें लगेगा कि ज्यादा कद्दू सड़ने लगे हैं, तो हम सभी कद्दू को तोड़कर मंडी बेचाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। इससे हमारे हाथों पर कुछ और पैसे तो आ जाएंगे। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कलावती का आना होता है। अरे दीनानाथ बेटा, कैसा है तू? काम धंधा सब चकाचक तो चल रहा है ना तेरा? ये मैं तुझे और बहू को अपनी बिटिया की शादी का कार्ड देने आई थी। अगले सप्ताह मेरी बेटी की शादी है, तो तुम दोनों जरूर आना। अरे काकी, सुधा तो अपनी है, मैं छोटी की शादी में जरूर आऊंगा। चलो काकी, अच्छा है। सुधा की शादी करके आप भी बेफिक्र हो जाओगी, लेकिन सुधा के बाद तो आप बिल्कुल अकेली भी पड़ जाओगी ना। अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने बेटियों को बनाया ही तो पराया धन है, और बेटों ने तो कभी भी माँ बाप की जिम्मेदारी को उठाया ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं अकेले रहना सीखो, कब तक कौन साथ देगा। खैर मैं चलती हूँ, शादी का बहुत सा काम पड़ा है। इतना कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। कलावती के 2 बच्चे थे, एक बेटा जो कि शहर में अपनी माँ से अलग रहता था, दूसरी सुधा जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी। ऐसे ही देखते देखते 1 सप्ताह भी निकल जाता है और अब कलावती की बेटी की शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली होती है, तभी भावना अपने पति दीनानाथ का हाथ पकड़कर उसे कलावती काकी के पास लेकर जाती है। अरे क्या हुआ? तो मुझे ऐसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? और कलावती काकी आप, अरे आप रो क्यों रही हैं? सुधा की शादी में सब्जी बनाने के लिए जो सब्जियाँ गोभी, आलू, मटर, शिमला मिर्च आए थे, वो चोर चुरा कर ले गए जी। क्या शादी में सब्जी बनाने आई कच्ची सब्जियाँ चोरी हो गईं? हाँ बेटा, सब्जियाँ चोरी हो गई। अब ना जाने सुधा की होने वाली सास कितना बखेड़ा करेगी। अरे वो तो बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी भी देती रहती है। जी आप कुछ कीजिए ना, वरना कलावती काकी की उनके नाते रिश्तेदारों और गांव में खूब थू-थू हो जाएगी। अरे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हम शादी में कद्दू की सब्जी बनवा सकते हैं? अगर ऐसा है तो जो कद्दू हमने सुबह मंडी जाने के लिए तोड़े हैं, वो हम कलावती काकी को दे देते हैं। क्या दिमाग लगाया है आपने? जल्दी जाइए, हलवाई को वो सारे कद्दू लाकर दे दीजिए। दीनानाथ भी ऐसा ही करता है। जो कद्दू उसने गर्मी में सड़ने के कारण तोड़कर उन्हें बेचने के लिए रखे थे, वो उन्हें कलावती को दे देता है और उन्हें कद्दू की सब्जी भी बनाई जाती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है और रस्मों के बाद जब बाराती खाना खाने पहुंचते हैं, तो उन्हें कद्दू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है और बाद में छाती तोड़ने की बात करने वाली कलावती की समधन भी उस कद्दू की सब्जी खाकर उसकी दीवानी हो जाती है और कद्दू की सब्जी की खूब तारीफ करती है। अरे बहन जी, का खाना बनाया है, खाकर तो मेरे नाते रिश्तेदार और बारातियों को मजा ही आ गया, मजा। खासकर वो कद्दू की सब्जी, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी। कलावती को इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी की बिना कलेश के शादी निपट गई। अब सुधा जब अगली सुबह विदा हो जाती है, तो कलावती दीनानाथ और भावना को उनके कद्दू के पैसे देने पहुंचती है। ये कुछ पैसे रख ले बेटा, तुम दोनों ने कल मेरी इज्जत बचा ली। मैं तुम दोनों की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। अरे काकी, आप ये पैसे रखिए, और कोई एहसान नहीं किया है हमने, बल्कि एक भाई भाभी अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे काकी, सुधा तो हमारे घर का हिस्सा थी। भले ही उसका घर अलग हो, लेकिन उसे देखकर हमेशा ही मुझे अपनापन महसूस हुआ है।
तुम दोनों मेरे सगे बेटे बहू से भी बढ़कर हो। भले ही सगे बेटे ने साथ ना दिया हो, लेकिन तुम दोनों ने बखूबी साथ दिया है। दीनानाथ और भावना के कद्दू ने एक गरीब माँ की इज्जत की लाज रख ली, जो कि जाने अनजाने में उगाए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।